तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, भारत का संविधान। जी, ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश की पूरी राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक व्यवस्था की नींव है। बिल्कुल, इसे देश का सर्वोच्च कानून कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और आज की जो हमारी बातचीत है वो असल में भारत का संविधान, संरचना और विशेषताएं नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर आधारित रहेगी। अच्छा। तो कोशिश यही है कि इसकी जो बनावट है, मुख्य बातें हैं और कुछ जरूरी प्रावधान, उन पर एक नजर डालें, समझें उनको। हाँ, और शुरुआत इससे करते हैं कि ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। जी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, गणतंत्र दिवस। और एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी हैरान करती है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। हाँ, ये बात तो है। इतना बड़ा क्यों? मतलब क्या जरूरत थी? देखिए, ये सवाल दिलचस्प है। शायद भारत की जो विविधता है वो एक बड़ा कारण है। हाँ, हो सकता है। फिर अलग अलग रियासतों को एक साथ लाना था और शायद भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया, तो हर चीज को बहुत विस्तार से लिखा गया। और इसे बनाया किसने? संविधान सभा ने? जी, 1946 और 1949 के बीच संविधान सभा ने इसे तैयार किया और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, जिन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं। बिल्कुल, मुख्य वास्तुकार माना जाता है उन्हें। तो इसकी बनावट, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है? वो प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, ये सब? हाँ, देखिए, सबसे पहले है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ये तो एक तरह से संविधान के लक्ष्य बताती है। जैसे न्याय, स्वतंत्रता। हाँ, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये मूल आदर्श हैं। फिर आते हैं भाग, पार्ट्स। कितने भाग हैं? मूल रूप से 22 थे, अब 25 भाग हैं। इनमें अनुच्छेद है, आर्टिकल्स। अच्छा। जो बताते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, राज्यों की जिम्मेदारियां क्या हैं। और ये अनुच्छेद कितने हैं? सुना है बढ़ते रहते हैं। हाँ, मूल रूप से 395 थे, लेकिन अब संशोधनों के बाद 470 से भी ज्यादा हो गए हैं। बाप रे। और वो अनुसूचियां, शेड्यूल्स, उनका क्या काम है? अनुसूचियां, जो अब 12 है, वो एक तरह से लिस्ट है। इनमें अतिरिक्त जानकारी होती है, जैसे राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन सी भाषाएं आधिकारिक है, इस तरह की चीजें। ये संविधान को और साफ करती हैं। समझ गया। चलिए अब कुछ खासियतों पर आते हैं। कहते हैं हमारा सिस्टम फेडरल है, संघीय, पर उसमें एकात्मकता की तरफ झुकाव है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये पॉइंट अहम है। मतलब ये है कि शक्तियां केंद्र और राज्यों में बंटी हुई हैं, जो फेडरल सिस्टम की निशानी है। ठीक है। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे अगर देश में इमरजेंसी लगी हो, तो केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। हाँ, कह सकते हैं। शायद देश की एकता बनाए रखने के लिए इसे जरूरी समझा गया। और हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, ब्रिटेन जैसी। जी हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो सरकार है, कार्यपालिका, वो संसद के प्रति, विधायिका के प्रति जवाबदेह है। और धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, वो भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ। सभी धर्मों का बराबर सम्मान है और हर नागरिक को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। और ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य तो है ही, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। बिल्कुल, हर स्तर पर। और इन सब चीजों को सही से चलाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका। जी हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका काम ये देखना है कि जो भी कानून बन रहे हैं वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। मतलब वो सरकार के फैसलों पर भी नजर रखती है। बिल्कुल, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स। ये तो शायद सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिस्से हैं। हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वो बेसिक अधिकार हैं जो नागरिकों को मिले हैं और जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। जैसे समानता का अधिकार, अपनी बात कहने की आजादी, जीवन जीने का अधिकार, ये सब। ये लोकतंत्र की जान है। सही कहा। अधिकारों के साथ कुछ सिद्धांत भी हैं, नीति निदेशक सिद्धांत, DSP। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार के लिए गाइडलाइंस जैसी हैं। गाइडलाइंस मतलब ये बताते हैं कि कानून बनाते समय सरकार को किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। लेकिन ये कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते हैं ना? हाँ, ये सीधे तौर पे लागू नहीं होते, पर देश चलाने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। और फिर मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज।
ये तो बाद में जोड़े गए थे। जी है, 1976 में हाँ। 42वां संशोधन हुआ था। क्यों जरूरत पड़ी इनकी? शायद ऐसा महसूस किया गया कि अधिकार तो है, लेकिन नागरिकों को उनकी कुछ जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना। ये एक तरह से अधिकार और कर्तव्य में बैलेंस बनाने की कोशिश थी। आपने 42वें संशोधन का जिक्र किया, उसे हाँ। तो मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस एक संशोधन से संविधान में बहुत सारे और बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। अच्छा। जैसे प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसी से जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य भी इसी से आए, और भी कई प्रशासनिक बदलाव हुए थे। इसलिए वो बहुत चर्चित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। हाँ, समय के साथ जरूरतों के हिसाब से बदलने के लिए संशोधन का प्रावधान है, संसद कर सकती है। लेकिन क्या कुछ भी बदला जा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अच्छा। इसका मतलब है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप को, उसकी बुनियादी आत्मा को नहीं बदल सकते। समझ गया। तो कुल मिलाकर भारत का संविधान एक बहुत ही डिटेल्ड, व्यापक और लगातार विकसित होने वाला दस्तावेज है। जी, एक जीवित दस्तावेज कह सकते हैं, जो हमारे देश की नींव भी है और उसे आगे का रास्ता भी दिखाता है। तो ये थी संविधान की संरचना और विशेषताओं पर एक संक्षिप्त चर्चा। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात ये भी है कि दुनिया के कई संविधानों से हमने प्रेरणा तो ली, पर हमारे निर्माताओं ने उसे भारत की जो खास जरूरतें थीं, जो सामाजिक सांस्कृतिक माहौल था, उसके हिसाब से कैसे ढाला। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये आज भी इतने सालों बाद हमारे लोकतंत्र के लिए